गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना किस लिए ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास जो भी जीव जंतु एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकें, बेहतर जीवन जी सकें और कोऑर्डिनेट कर सकें नेचर से, मनुष्य से या अदर एनिमल से, उनके जीवन को समझ सकें। इसीलिए हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन लिविंग वर्ल्ड का कैसे कि पहली बात की डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे आपका ऑर्गन है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, ओशन है, डेजर्ट्स है और हॉट स्प्रिंग्स हैं। फिर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। लिविंग वर्ल्ड के लिए, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बताने के लिए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो लिविंग के लिए तीन चार टर्म दिया गया है। पहला आपका रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा है आपका मेटाबॉलिज्म है। तो याद रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करता है। अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा बिना किसी एक्सेप्शन के लिविंग को आप पहचानेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, तो वह एक मेटाबॉलिज्म है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मेटाबोलाइट्स बनते हैं, टूटते हैं। बाकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे ग्रोथ, मान लीजिए कि बहुत जानवरों में आप सुने होंगे कि मनुष्य के मरने के बाद भी कुछ दिनों तक उसके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ सेल्स हैं जो ग्रो करती हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म तुरंत रुक जाता है, एंजाइम तुरंत रुक जाता है बनना। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वह एक बिना किसी एक्सेप्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है उसमें कि आप कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर सकते हैं कि मनुष्य के पास, इसमें तो दिया है कि केवल मनुष्य के पास ये सेल्फ, क्या टर्म है, सेल्फ अवेयर, वही केवल अपने आप से अवेयर होता है इसे। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर मनुष्य ही केवल सेल्फ अवेयर होता तो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने बच्चे नहीं पालते। आप देखेंगे कि वो बहुत पैशनेट तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में अपने बच्चों को पालते हैं। इवन दे कंज्यूम फूड विथ पैशनेट एंड हेल्दी फूड। वो सब कुछ नहीं खाते, वो छोड़ के तुरंत निकल जाते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए। मनुष्य तो जानते हुए भी कि ये मेरे हेल्थ के लिए खराब है, फिर भी वो चीजें खा लेता है। लेकिन जानवर कभी भी अपनी हेल्थ से वो मजाक नहीं करते। अगर उनके लिए, हेल्थ के लिए, अगर उनको थोड़ा भी पता है उस चीज के बारे में कि ये हमें, हमारे लिए नुकसानदायक होगा, तो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। वो उस कंडीशन में रहते हैं जहां उनकी बॉडी के लिए फेवरेबल हो, वो उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो। नहीं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। मनुष्य रजिस्ट करता है लेकिन वो माइग्रेट कर जाते हैं। वो किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखते, वो उस क्लाइमेट को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कि मैं इसको नहीं मानता कि वो सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। वो भी, वो मनुष्य से ज्यादा, हो सकता है कि इसमें मनुष्य ने लिखा है तो ये लिख दिया हो, लेकिन वो सेल्फ अवेयर होते हैं। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप पता होना चाहिए कि आपके आसपास जितनी भी डाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग मैमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, एवरीथिंग, इकोलॉजी, कोई भी चीजें हों जो आपके आसपास है, स्पेसीज हो, सारी चीजें जो पृथ्वी पे है, वो बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसा माना गया है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज को हम लोग जान चुके हैं, लेकिन बहुत इसमें से अनआइडेंटिफाइड अभी हैं।
अभी बहुत सारी चीजें जो जानना जा बाकी है। जैसे कि आप समुद्र के नीचे नहीं पहुंच पाए हैं, आप स्पेस में नहीं पहुंच पाए हैं। अब स्पेस साइंस बढ़ रहा है, अब मैरीन इकोलॉजी और बायोलॉजी भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी, हम नई नई ऑर्गेनिजम्स को, नई नई चीजों को डिस्कवर करना शुरू कर देंगे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है कि वो शो करते हैं डाइवर्सिटी इन साइज, कलर, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। लेकिन ये तो पत्थर भी करते हैं, ये रॉक्स के भी वो डाइवर्स करते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स देखेंगे, जो लोग रत्न पहनते हैं वो उनके पास भी डिफरेंट कलर होते हैं। तो इसका मतलब वो आर लिविंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरल्स भी आपने देखे होंगे, जितने भी कोरल्स है, पाए जाते हैं कोरल रीफ, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बाकी सारी चीजें, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर उसका पाया जाता है, शेप पाया जाता है, तो कोरल्स के भी शेप पाए जाते हैं, सारी चीजें। तो हैबिटेट भी उनके पाए जाते हैं। कोरल्स आपको मैरीन इकोलॉजी में ही, मैरीन जगह ही पाया जाता है, फ्रेश वाटर में कोरल पाया नहीं जाता है। तो ये चीजें केवल एक मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर है जो शो करता है। अब एग्जिबिट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, वो, हाँ ये चीजें ये सिमिलर है कि वो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोसेस उनके अंदर होता है। वही मैंने मेटाबॉलिज्म बताया कि डिफरेंट डिफरेंट इंजाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेक्रेट होते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, लास्ट चैप्टर है, तो उसमें बताया जाएगा कि आपकी सेल्स जो होती हैं, आपका दिमाग होता है, नर्व सेल्स जो होती हैं, वो कैसे आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं इंजाइम के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को सेक्रेट करके। अब आगे बढ़ते हैं कि टॉक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। तो डिफिनीशन है साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का डिफिनीशन वही है कि जिसके द्वारा हम साइंस को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको, उसका नोमेनक्लेचर डिसाइड कर सकें, उसको एक नाम दे सकें और उसको क्लासिफाई कर सकें। यही डिफिनीशन सबसे शॉर्ट में मैंने बनाया है कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना और उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना कि कौन कौन किस में आता है। जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांटी है, एनिमलिया है। तो एनिमलिया के अंदर दो चीजें आती हैं, प्लांटी में कई चीजें आती हैं कि ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है, ऐसे करके। इसका पर्पज क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइज नेमिंग, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। तो उसको नाम को स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसको नाम देना, उस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर लेना। आइडेंटिफाई कर लेना और उनको सिमिलरिटी के बेसिस पे या डिसिमिलरिटी के बेसिस पे एक ग्रुप में रखना या डिफरेंट ग्रुप में बांट देना, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो, आप कहीं देखें तो तुरंत क्लासिफाई कर सकें उसको। इम्पोर्टेंट क्या है? तो यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और बायो रिसोर्स अंडरस्टैंडिंग में। बायो रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जो, जिससे हम अपने उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें, जिसे हम कंज्यूम कर सकें, जो हमारे लिए यूजफुल हो, बायो रिसोर्स। जैसे कि आप एल्गी फूड के बारे में सुने होंगे, जो आजकल स्पेस फूड के रूप में यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट एल्गी होती हैं, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर है, तो उसकी आवश्यकता होती है कि लोकल नेम वेरी कर सकता है, लेकिन एक वर्ड, यूनिवर्सल वर्ड होना चाहिए। जैसे इंग्लिश इसलिए पढ़ाई जाती है कि पूरे विश्व की एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। आप अगर कहीं जाएं तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप एक ऐसी
लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि आप अलग अलग कल्चर में जाके, डिफरेंट कंट्री में जाके, अलग कॉन्टिनेंट में जाके आप उसको किसी भी चीज से कोऑर्डिनेट कर सकें। मान लीजिए आपको पानी मांगना है, तो आप अमेरिका में जाएंगे तो आप पानी मांगे तो होंगे तो आपको पानी थोड़ी मिलेगा। लेकिन आप वाटर बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका की भी एक क्या लोकल लैंग्वेज है, आप नहीं बोल सकते। लेकिन आप एक जगह कहीं भी जाएंगे तो मैक्सिमम लोग, एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, वहाँ पे आप वाटर मांगेंगे तो मिले। इसीलिए एक यूनिवर्सल नेमिंग डिसाइड करने के लिए कि साइंटिस्ट जब जाते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक डिफरेंट नाम से सब लोग समझ जाएंगे। जैसे हम लोग के यहाँ हाथी कहा जाता है, वहाँ एलिफेंट कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। लेकिन हाथी का जो एक साइंटिफिक नेम है, उससे हम कहीं भी जाएंगे बोलेंगे तो वो पहचान जाएंगे। जैसे मैंजिफेरा इसमें दिया है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो इसका कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला नाम होता है जीनस और सेकंड में होता है स्पेसिफिक। पहला जो हम लोग लिखते हैं उसमें होता है कि जीनस का नाम लिखते हैं, और सेकंड में स्पेसीज का नाम लिखते हैं। फर्स्ट जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और आपका स्पेसीज जो होता है स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल में दिया है मैंजिफेरा इंडिका मैंगो। आप यहाँ मैंगो बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो साइंटिफिक नेम आपको बताना पड़ेगा कि मैंजिफेरा, आई एम टॉकिंग अबाउट मैंजिफेरा इंडिका। अब इसमें रूल्स क्या क्या है? तो रूल्स जनरली हैं कि हम लोग लैटिन या लैटिनाइज्ड वर्ड में लिखते हैं, और लिखते हैं इटैलिक्स में। जैसे थोड़ा सा उसको तिरछा करके ऐसे लिखते हैं, आप इटैलिक्स में देखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा हल्का सा पतला तिरछा करके आता है। जीनस कैपिटल में लिखते हैं, और स्पेसीज दो जो है हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका है, तो ये मैंजिफेरा इंडिका है। तो इसमें जो जीनस है वो मैंजिफेरा है, और स्पेसीज जो है इंडिका का है। तो हम लोग मैंजिफेरा को कैपिटल से लिखे हैं और इंडिका को स्मॉल से लिखे हैं। अब होता है कि अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटेन। अगर ये हैंड रिटेन है, आप हाथ से लिखते हैं, जैसे कि आपको कहीं अगर हाथ में लिखते हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं चाहे जो भी, तो वहाँ पे अगर एग्जाम में आता है तो आप हैंड रिटेन अगर लिखते हैं तो इसको मैंजिफेरा को अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा। आप दोनों अगर अंडरलाइन करना छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। और ऑथर नेम भी लिखते हैं कि जिस ऑथर ने दिया है मैंजिफेरा इंडिका, और फिर ये देखिए लिन का लिनियस। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स के लिए एक होता है डिपार्टमेंट जो डिसाइड करता है कि किस बेसिस पे आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे नई स्पेसीज आप खोजे प्लांट का, तो एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है, उसके थ्रू ही आप उसका नामकरण होगा। आपको पहले भेजना पड़ेगा कि मैंने ये भेजा है, और तब जाके वहां से नाम आएगा कि हाँ आप नाम सुझाते हैं। फिर वो नाम को क्लेरिफाई करते हैं कि आप ये रख सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी नाम नहीं रख सकते। और एक होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल्स के लिए होते हैं कि आपने नया कोई एनिमल डिस्कवर किया तो आपको वहां पे भेजना पड़ेगा नाम, कि तब जाके वो इंटरनेशनली पब्लिश होता है कि हाँ ये नाम है इस स्पेसीज का। फिर आता है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कोई भी चीजें जब जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको टैक्सोनॉमी के बेस्ड पे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस्ड पे आप डिफाइन करते हैं। जैसे मनुष्य है तो उसका एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर ये है कि वह बोलता है, और बोलते तो मनुष्य भी हैं, लेकिन उसने अपने आप को अलग रखा है जानवरों से कि उनकी भाषा समझ नहीं आती है। जानवरों का केवल एक आप इमोशन समझ सकते हैं आप, लेकिन मनुष्य शब्दों को बोल सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट शब्द को बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वो शब्द नहीं समझते जानवर तो आपके बुलाने को नहीं आते। तो इसीलिए अभी बहुत सारे रिसर्च होने बाकी हैं। अभी वेब, अब आजकल टेक्नोलॉजी में वेब नेचर आएगी फ्यूचर में, हो सकता है कि जो आप बोलेंगे और जो रोबोट्स होंगे या टेक्नोलॉजी होगी
वो वेव के थ्रू बता देगी कि ये जानवर बोलना क्या चाहता है। और आपकी भी बोली वेव नेचर के थ्रू डिसाइड होगी। फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है कि वो बेस्ट हो, कि किस जानवर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मनुष्य की कितनी फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पे उनका शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप ब्लू व्हेल को देखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे ही कम्युनिकेट करती है अंडर वाटर, सोनिक इंफ्रारेज होती हैं। अब टैक्सा में कैटेगरीज लाइक प्लांट एंड एनिमल, डॉग्स वो एग्जांपल है। बेसिस क्या होना चाहिए इसका, कि एक्सटर्नल कैरेक्टर है, करेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, या इकोलॉजी स्ट्रक्चर है। इस बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये हुआ कि कुत्तों में पूंछ पाई जाती है, आदमियों में, मनुष्यों में नहीं पाया जाता। कई जानवरों में पूंछ पाई जाती है, ये आपको इंसानों में नहीं पाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम, तो ये एक जानवर में पाया जाता है, दूसरा मनुष्य में पाया जाता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम मनुष्य में पाया जाता है, परऑक्सीसोम आपका प्लांट में पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है, मनुष्य में वैक्यूल पाया ही नहीं जाता। डेवलपमेंट की बात करें तो मनुष्य ने बहुत तरक्की किया, डेवलपमेंट उसकी हाइट बढ़ती है, वो दो पैरों पे चलता है। इकोलॉजी की बात करें तो किस हैबिटेट में और इकोलॉजी में रहता है। मनुष्य पानी के अंदर नहीं रह सकता, बहुत जानवर हैं वो पानी के अंदर रह सकते हैं। तो उस बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब टैक्सोनॉमी कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर नेमिंग होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी गया एक किसी स्कूल में, उसने बताया कि भाई यहाँ एक आदमी है, एक बच्चा है जिसके दो पैर हैं, दो आंख हैं, दो मुंह, एक मुंह है, दो आंख हैं, दो कान हैं, और दो हाथ भी हैं। तो वहाँ के लोग पूछेंगे कि भाई ये तो यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी हैं। तो वो बताएगा कि नहीं, इसका नाम ये है। कोई भी नाम आप मान लीजिए कि इसका नाम ये है। तो फिर वहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे तो तीन चार क्लास में बच्चे हैं इस नाम के। तब वो बताएगा कि मेरा बच्चा या जिसे मैं मिलने आया हूँ इस क्लास में पढ़ता है। तब एग्जैक्ट उसका पता चल पाएगा, तब वहाँ क्लासिफिकेशन हो पाएगा कि हाँ ये इस बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए इस चीज की जरूरत होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट, अगर सिमिलर कैरेक्टर हैं तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ना होता है, आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर बताना होता है कि नहीं नहीं इसमें ये गुण या अवगुण है। कुछ बच्चों को उदंडता के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है कि ये बच्चा है बहुत बदमाशी करता है, तो उसको लोग समझ जाते हैं कि ये इस क्लास का बच्चा है। अब सिस्टमेटिक्स क्या है, तो इसमें इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फ्रॉम लैटिन सिस्टमा। तो जैसे अगर आप प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे, तो जैसे आप होमोजीनस कैरेक्टर के बेसिस पे पढ़ेंगे, एनालॉगस कैरेक्टर के बेसिस पे पढ़ेंगे, होमोलॉगस कैरेक्टर के बेसिस पर, कि वह इवॉल्व तो एक ही जनरेशन से हुआ है। जैसे एक ही माता पिता से कई बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। तो उस बेसिस पे कि एक ही तो है, एक ही से लिनिएज से आए हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट समय के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट वो ढल गए हैं। जैसे एक माँ बाप इंडिया में है, उनके बच्चे कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे ही चीजें कैरेक्टर इन सिस्टमेटिक्स पे उसको नापा जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले मतलब एनिमल किंगडम में, या एक इवोल्यूशन से वो 12th में है, अगले साल के क्लास में है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं, कि कैसे चीजों को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आर्डर क्या है, पहले स्पेसीज होगा, सबसे छोटा जो क्लासिफाई होता है वो स्पेसीज होता है। फिर उसके बाद बड़ा जीनस होता है, उससे बड़ा फैमिली होता है, उससे बड़ा ऑर्डर होता है, उससे बड़ा क्लास होता है, फिर फाइलम डिवीजन होता है और किंगडम होता है। तो ये किंगडम जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसमें बहुत बड़े कई ग्रुप आ सकता है।
उसको फिर डिवाइड करते हैं तो फाइलम आता है, फाइलम से क्लास बनता है, ऑर्डर बनता है, फैमिली बनती है, फिर जीनस बनता है, फिर स्पेसीज बनती है। तो अगर आप हायरार्कियल में, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ESG FOCPK आप ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। यस, नहीं लिखा पा रहा, एक मिनट। ESG FOCP के आप ऐसे याद रख सकते हैं, SGFOCPK। ये न्यूमोनिक्स मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको पढ़ना हो। अब इसका लेवल हम देखते हैं कि स्पेसीज क्या है। ग्रुप विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पेसीज में एक ग्रुप होगा, उसका उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, या तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाँ ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, इनके कैरेक्टर सेम होते हैं, इनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे भी सेम। तो उस चीज़ों पे डिफरेंट, जैसे आप एनिमल पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, तो उसमें नोटो कार्ड और नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे होमोसॉपियंस है, इसमें कैरेक्टर सब में सेम पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य को हम लोग बोलते हैं होमोसॉपियंस। जीनस जो है उसमें रिलेटेड स्पेसीज होते हैं, जैसे सोलेनम है, पोटैटो और ब्रिंजल एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो दोनों, लेकिन ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होते हैं उस बेसिस पे। अब फैमिली आ जाते हैं, तो ये फैमिली में सोलोनेसिम आ जाता है, जिसमें सोलेनम और पेट्यूनिया एक हो जाते हैं। फिर ऑर्डर में आ जाते हैं तो रिलेटेड फैमिली हो जाते हैं, कार्निवोरा फैमिली हो जाते हैं, जैसे फैलिडी और कैनिडी। तो फैलिडी में और कैनिडी में आपका शेर और बिल्ली, तो इसीलिए कहा जाता है कि शेर की मौसी बिल्ली या बाघ की मौसी बिल्ली। तो आप कहेंगे कि शेर इतना बड़ा, बिल्ली इतनी छोटी, तो वो चीजें हो जाता है। फिर क्लास में आ जाता है तो मैमलिया आ जाता है, जैसे कार्निवोरा है और प्राइमेटा है। फाइलम और डिवीजन की बात करें तो उसमें कॉर्डेट और एंजियोस्पर्म में आ जाता है। किंगडम की बात करें तो ये हाईएस्ट होता है, एनिमलिया और प्लांटी हो जाते हैं। तो प्लांट में आप प्लांट इंक्लूड कर देते हैं, एनिमल में एनिमल इंक्लूड कर देते हैं। अब की पॉइंट, हायर टेक्सा इज टू फ्यू कॉमन कैरेक्टर, लोअर टेक्सा इज टू मोर सिमिलरिटी। अगर हायर टेक्सा है तो उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जैसे आपका ये किंगडम है ये सबसे हायर है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर मिलेंगे। जबकि लोअर टेक्सा है जो है स्पेसीज में, इसमें आपके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, होमोसॉपियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मैक्सिमम मिलेंगे। कि उनके दो कान होते हैं, दो आँख होते हैं, दो नाक होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट इंजाइम्स जो होते हैं पाए जाते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो सेम पाए जाते हैं। तो जितना ही छोटा टेक्सा होगा, लोअर टेक्सा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये लोअर टेक्सा टू हायर टेक्सा है, SGFOCP के, इसको याद रखिएगा आप लोग। स्पेसीज सबसे लोअर टेक्सा है और किंगडम सबसे हायर टेक्सा है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए मैंने टेबल्स बनाए हैं कि ह्यूमंस जो है उसका साइंटिफिक नेम होमो सापियंस है, जीनस होमो है, फैमिली होमोनिडी है। ये इसमें फैमिली में आपको DAE ये जोड़ना पड़ता है, EAE जरूर जोड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखिए, ये कैरेक्टर अगर फैमिली में, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
प्राइमेटा है तो ए जोड़ा जाता है लास्ट में। मैमलिया है, फिर कॉर्डेटा है, क्लास फाइलम या डिवीजन। हाउस फ्लाई है तो इसमें मसा डोमेस्टिका है, मसा देखिए इसमें मसेडी, डायप्टेरा, इंसेक्टा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोअर टू हायर देख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। हम लोग लोअर टेक्सा टू हायर टेक्सा देख रहे हैं। एस जी एफ ओ सी पी के, एस जी एफ ओ सी पी के। ये मैंजिफेरा इंडिका है, ये वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम पोएसी फैमिली से आता है ये, उसका ऑर्डर पोएल्स है। ऑर्डर में जो प्लांट में होते हैं उसमें एल्स लगता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर डाइकोटिलेडनी का मतलब ये, और मोनोकोटिलेडनी प्लांट में ये डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। कोई भी चीज का जो बीज होता है जो दो टुकड़े में टूट जाता है उसे डाइकोटिलेडनी कहते हैं। जैसे आप मैंगो के सीड को देखे होंगे तो बचपन में हम लोग उसी से क्या सीटी बजाते थे, तो ऐसे उसको जब तोड़ेंगे तो दो भागों में टूट जाता है। जैसे आप चने को लेंगे तो चना दो भागों में टूट जाता है, लेकिन आप गेहूं को लेंगे जो ग्रास की वैरायटी है, गेहूं भी घास ही है। ये याद रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि घास की रोटियां खाई जाती हैं, गेहूं भी एक घास ही है और आप भी घास की ही रोटी खाते हैं। ग्रेन और घास, ग्रेन जितने भी आते हैं वो घास की ही कैटेगरी में आते हैं। फिर एंजियोस्पर्मी है और कुछ जिम्नोस्पर्मी होते हैं। जिम्नोस्पर्मी जैसे आपका साइकस हुआ, पाइनस हुआ। जो इस दुनिया में कम है उसका महत्व ज्यादा है, जो डिफरेंट है उसका भी महत्व ज्यादा है। इस दुनिया में सही रहने से ज्यादा डिफरेंट रहना जरूरी है। आजकल डिफरेंट रहने में ही आपको ज्यादा उपलब्धि मिल रही है। अगर आप सही के साथ डिफरेंट हैं तब तो सोने पे सुहागा है। तो इस बात को, किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट डिफरेंट के बेसिस पे ही कर सकते हैं। और मोनोकोटिलेड नहीं, आप गेहूं देख सकते हैं। और क्या, डाइकोटिलेडनी होगा मोनो, आप गेहूं देख सकते हैं। मोनोकोटिलेडनी फिलहाल मुझे वही याद आ रहा है अभी। अब टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, कि औजार क्या क्या होते हैं, तकनीक क्या होते हैं, टेक्निक्स टूल्स क्या क्या हम यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। इसका पर्पज क्या होता है, जैसे टूल्स हुए, फिर टेक्निक्स हुए। इसका यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए। तो टूल्स में आपको जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो, आप म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जानवर होते हैं, उनके मरे हुए शरीर को फॉर्मेल्डिहाइड में स्टोर किया जाता है जिससे वो सड़ते नहीं और सालों तक ऐसे स्टोर रहते हैं। आप इजिप्ट की मम्मियों, मम्मीज के बारे में सुने होंगे जिनको डिफरेंट डिफरेंट हर्बिसाइड से लैप लगा के उनको रखा जाता है जिसके थ्रू वो हजारों साल से ऐसे ही प्रिजर्व हैं। तो और टेक्निक, उसी टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, जैसे उनका ताबूत बनाया जाता था। तो उसका इसी उसका मतलब यही था कि कभी अगर मनुष्य अमर होने की दवा या जिंदा करने की टेक्निक को ढूंढ लाता है तो इसको जिंदा किया जा सकता है, और उस समय के चीजों को पूछा जा सकता है कि कैसी सभ्यता थी, कैसे लोग थे। इसका पर्पज वही स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, हम लोग स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। कि जैसे अगर आदि मानव आया, तो अगर कोई आदि मानव प्रिजर्व रहेगा तो हम लोग क्लासिफाई करेंगे ना अपने बेसिस पे देख के। हम लोग ये क्लासिफाई करेंगे कि हम कैसे दिखते हैं और आदि मानव कैसे दिखता था। अगर तो कहेंगे तब ना इवोल्यूशन का पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत की है, क्या खाए हैं, फूड उससे पूछ सकते हैं कि क्या खाएं। उसके बेसिस पे हम लोग डीएनए जांच करके पता लगा सकते हैं। अब हर्बेरियम की बात, जो हर्बेरियम होता है प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। उसमें हम लोग उसको सुखा के प्रिजर्व करते हैं, सीड्स पे प्रेस्ड करके उसका एक छाप बना के सीड्स पे हम लोग प्रेस्ड करते हैं। आजकल तो स्कूलों में बच्चों को ये बताया जाता है, छोटे छोटे क्लासों में 5 to 8 में उनको सिखाया जाता है। अब डिटेल्स क्या है, उस पर लेबल का नाम सिखाते हैं, उसका नाम, साइंटिफिक नेम,
कलेक्शन डेट किस दिन हम तोड़ के, हम लोग तो 11th 12th में थे तो हम लोग के लिए एक प्लांट होता है जो जिसके पत्तों से न्यू प्लांट बनते हैं, उसका आप लोग नाम बताइएगा कि क्या नाम है कमेंट में। कि हम लोग उसको तोड़ के अपने बुक्स में रखते थे। एक बार हम लोग के टीचर हमारे सर लेके गए, तो अगले दिन वो दिखाना तो नहीं चाहते थे लेकिन कैसे भी लेके चले गए, 2 प्लांट। अगले दिन उस प्लांट में एक भी पत्ती नहीं बची। कुछ बच्चे जाके चुरा के तोड़ के अपने बुक्स में रख ली कि इससे हम नया पौधा बनाएंगे और ले जाके घर पे रखेंगे। ये क्लास 11th की बात है। तो इसीलिए टीचर्स दिखाने से भी डरते हैं कि पता चले कि हम इसको स्टोर किए हैं और बच्चे आए तोड़ के लेके चले जाएं। अब इसका यूज क्या होता है कि इसके रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए और रिसर्च के लिए कि हम रखे रहेंगे तो देखते हैं ये कब तक प्रिजर्व रहता है, कब तक हरा रहता है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। भा पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें यूज होती हैं प्रिजर्व करने का मेन मकसद है कि उससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। पढ़ने का मतलब ही है, एजुकेशन का मतलब कि आप आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर कर सकें और उनको कठिनाई से निकाल सकें या अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकें। पढ़ने का कहीं से भी पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एजुकेट हैं तो आप कहीं भी छोटे संसाधन में, कम संसाधन में भी बेटर वे लाइफ एक्सपेंड स्पेंड कर सकते हैं, आप गुजार सकते हैं जिंदगी को, कि आप कितना बेहतर तरीके से उसको जी रहे हैं। कम संसाधन में बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप एजुकेट नहीं हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप टेक्निक्स नहीं जानते हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए कि इलिटरेट होने में और अनएजुकेट होने में डिफरेंस है। ठीक ना? तो इलिटरेट रहना और अनएजुकेटेड में बहुत डिफरेंस है। हम बहुत बच्चों ऐसे हैं कि बहुत लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो इलिटरेट थे, वो लिखना नहीं जानते थे, उनके पास एजुकेशन था, वो उसको जानते थे बहुत सारी चीजों के बारे में। बहुत ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिनको हर चीज की बात पता थी। जैसे कि इजिप्ट की मम्मी जो हैं, वो स्टोर उसका बताता है कि वो लोग कितने आगे थे। तो उनको ये तकनीक ही पता थी कि हजारों सालों तक हम कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये तकनीक नहीं है। और फिर बोटानिकल गार्डन की बात करते हैं तो लिविंग प्लांट कलेक्शन विद साइंटिफिक नेम्स, हम साइंटिफिक नेम के साथ लिविंग प्लांट को बता सकते हैं, उससे मेडिसिनल वैल्यू क्या है क्या नहीं है। वही डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का मतलब यह है कि हम उसको कंजर्व करके उससे लाभ ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्यू गार्डन यूके का है, वो सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन है हावड़ा में, ये पूछता है एग्जाम, ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा डिफरेंट नेम और कहाँ कहाँ है। क्यू गार्डन है यूके में, ये सबसे बड़ा गार्डन है। इंडियन बोटानिकल गार्डन है हावड़ा में। नेशनल बोटानिकल गार्डन है लखनऊ में, एनबीआरआई लखनऊ में। बहुत बच्चे पीएचडी नहीं, बहुत बच्चे पीएचडी यहीं से करते हैं। उसमें आपको देखना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद भी उसमें कोर्सेस आते हैं एनबीआरआई में। तो केवल डॉक्टर बनना ही जिंदगी का एम नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उससे परे हैं। आप अच्छा पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ा भी सकते हैं। आप बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। म्यूजियम के बारे में बात करते हैं तो म्यूजियम में प्रिजर्व में ड्राई और फार्मेलिन, वही फार्मेलिन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनिमल्स जो होते हैं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा इस उसका उसके अंदर म्यूजियम है। अगर जूलॉजी से आप या आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें जरूर ले जाया जाता है। यू स्टडी एनिमल टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, उसके टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी को हम लोग पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसका यूज होता है। जूलॉजिकल पार्क जैसे लिविंग एनिमल्स मेंटेन इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। अब जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं तो जैसे जूलॉजिकल पार्क्स में क्या है कि ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं, केवल पार्क्स वो जानते हैं जहाँ जानवरों को रखा जाता है। शेर को रखा जाता है, बाघ को रखा जाता है, कि आप देखिए कि ये ऐसे हैं।
उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए और कंजर्वेशन के लिए। जबकि आजकल एक ये इंटरटेनमेंट का भी साधन हो गया है। आप मनी कलेक्ट करने का भी ये सब चीज़ें आजकल साधन हो गई है इसका, कि लोग जाते हैं, टिकट कटाते हैं, वहाँ देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे सरकार को भी पैसा मिलता है। और की क्या है, एनालिटिकल टूल विथ पेयर्ड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कपलेट्स। एनालिटिकल टूल जिसके पास पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक दूसरे से अपोजिट कैरेक्टर होते हैं, वो होते हैं। जैसे यूज क्या है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बाय चूजिंग बिटवीन ऑप्शंस विंग्ड और विंगलेस। उनके पास ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैमल्स जो कहेंगे तो आप कहेंगे कि मैमल्स तो धरती पे रहता है, फिर मैं बोलूंगा कि डॉल्फिन फिर क्या है, तो उसका एक कैरेक्टर है, वो अंडा नहीं देती है, बाकी मछलियां अंडा देती हैं। फिर उनकी उसके शरीर पे हेयर पाया जाता है, एक हेयर कैरेक्टर्स है ह्यूमंस का। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अदर एड्स फ्लोरा लिस्ट अ प्लांट इन एरिया। मैनुअल्स जो है, डिटेल टॉक्सिनोमिक इंफॉर्मेशन, एक फाइल बनाई जाती है। मोनोग्राफ्स का कहते हैं, एक स्टडी ऑफ टैक्सान के लिए। अब इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि पढ़ना क्या क्या है, इम्पोर्टेंट क्या क्या है, की पॉइंट आपको क्या क्या करना है। इसको आपको मेमोराइज करना है, याद कर लेना है कि एस जी एफ ओ सी पी के ये आता ही आता है। आप अगर एजु 10th क्लास 11th क्लास में अगर आपको एग्जाम भी देते हैं, उसमें भी लिखने के लिए आएगा, और नीट में तो आता ही आता है। फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल्स और एग्जाम्पल याद रखना है, मैंजिफेरा इंडिका और होमो सापियंस। टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स याद रखना है। क्लासिफिकेशन वर्सेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको याद रखना है, जो मैंने सारा चीज़ पढ़ाया। टॉक्सोनॉमिक एड्स में जैसे हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जू और कीज, क्या क्या इन सब में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का और उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, और जो मैंने आपको टेबल ऊपर बताया है उसको याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कि स्पेसीज उसका नाम क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है। और क्विक हायरार्की, देखिए ये वही एक नया निमोनिक्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि सीली गोड्स फ्रॉलिक ऑन क्लिफ प्लेफुली किकिंग। ठीक। तो ये एस जी एफ ओ सी पी के का एक नया, अगर आप चाहते हैं तो इसको याद रख सकते हैं। सिलिस स्पेसीज, जी गोड से जीनस, एफ से क्या है, फैमिली, सी से, पी से, और के से किंगडम। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। बाइनोमियल रूल क्या होते हैं, लैटिन, इटैलिक, जीनस, बिग, स्पेसीज और स्मॉल होते हैं। जीनस को बिग और स्पेसीज स्मॉल इसमें दिया है। टेक्सोनॉमिक एड्स हार्मोनियम, बोटनी, म्यूजियम, जू की हेल्प बायोलॉजिस्ट मास्टर जूलॉजी किनली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस एक चैप्टर खत्म हो गया आपका। तो इस सब के लिए आप, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ हो, अच्छा लगा हो, पढ़ाया हूँ मैं अच्छा, तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ ज़रूर आप बताइए, कमेंट करके बताइए अच्छे से कि यहाँ यहाँ मैं या अगर कुछ लेफ्ट हो गया तो वो भी कमेंट करके आप बता दीजिए। मैं कभी और इंक्लूड करूँगा तो अगले लेक्चर में इंक्लूड कर सकता हूँ उसको। बाकी आपका थैंक यू देखने के लिए।